वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बायो मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने पढ़ा था टेक्सोनॉमी के कंपोनेंट्स और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ किसने दिया था? जॉन रे ने। और उन्होंने एक स्पीसीज़ वर्ड को इंट्रोड्यूस कराया था टेक्सोनॉमी फील्ड में। जैसे उन्होंने स्पीसीज़ वर्ड दिया था वैसे ही उन्होंने दो वर्ड्स और दिए थे। तो आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो वर्ड था वो था स्पीसीज, सेकंड था जीनस और थर्ड था फैमिली, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था टेक्सोनॉमी फील्ड में वो क्या था? स्पीसीज। ठीक है। सेकंड जो करवाया था वो था जीनस और थर्ड करवाया था फैमिली। ठीक है। स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली। स्पीसीज को हम हिंदी में कहते हैं जाति या प्रजाति, ठीक है। जीनस को हम हिंदी में कहते हैं वंश। और फैमिली को हम कहते हैं कुल। ठीक है। तो ये तीनों वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कराया था टेक्सोनॉमी फील्ड में। किसने? जॉन रे ने। ठीक है। अब स्पीसीज क्या होती है? मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ जब स्पीसीज पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि स्पीसीज क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिमिलरिटीज ज़्यादा होती हैं। ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिसमें फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की सिमिलरिटीज पाई जाती है वो ग्रुप क्या कहलाता है? स्पीसीज कहलाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं वो क्या कहलाती हैं? स्पीसीज बनाते हैं या स्पीसीज कहलाते हैं। ठीक है। तो ये तो होता है स्पीसीज। सबसे ज़्यादा जो सिमिलरिटीज पाई जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की वो किस में पाई जाती है? स्पीसीज में पाई जाती है। ठीक है। अब बात आती है जीनस की। एक से ज़्यादा स्पीसीज आपस में मिलके क्या बनाती है? जीनस का निर्माण करती है, जीनस बनाती है। यानी मोर देन वन स्पीसीज। ठीक है। रिलेटेड स्पीसीज जो होती हैं या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज वो क्या होता है? जीनस कहलाता है। ठीक है। जीनस जो है वो आपका सिंगुलर है। ठीक है। जब हम जेनरा बोलते हैं तो ये इसका प्लूरल है। ठीक है। यदि हम जीनस को समझने के लिए इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो कैसे बोल सकते हैं? मोर देन वन स्पीसीज अंडर ए लार्जर अम्ब्रेला। यानी एक बड़ा सा छाता है जिसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज रहती है तो वो क्या कहलाता है? वो छाता या वो अम्ब्रेला क्या कहलाता है? जीनस कहलाता है। ठीक है। एक से ज़्यादा स्पीसीज आपस में मिलके क्या बनाती है? जीनस का निर्माण करती है। ठीक है। अब जीनस के बाद आता है फैमिली। फैमिली का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा जीनस या एक से ज़्यादा जेनरा आपस में मिलके क्या बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं। सबसे ज़्यादा जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो किस में होगी? स्पीसीज में होंगी। ठीक है। अब बात जब जीनस की बात करते हैं तो स्पीसीज के कंपैरिजन में इसमें सिमिलरिटीज़ कम होगी। दो अलग अलग स्पीसीज हैं तो जब दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं तो उन दोनों में जो सिमिलरिटीज़ होगी एज़ कम्पेयर टू जब इंडिविजुअल की बात करें तो कम होगी। ठीक है। दो स्पीसीज आपस में मिलके क्या बनाती है? एक जीनस बनाती है। ठीक है। तो इनमें सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू स्पीसीज से क्या होगी? कम होगी। ठीक है। जब बात करते हैं हम फैमिली की, फैमिली के अंदर सिमिलरिटीज़ पाई जाएंगी वो एज़ कम्पेयर टू स्पीसीज़ और जीनस से कम पाई जाती है क्योंकि अलग अलग जीनस या जेनरा मिलके क्या बनाते हैं? एक फैमिली बनाते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो थोड़े कम सिमिलर होंगे लेकिन सिमिलरिटीज जो होगी उनकी डिससिमिलरिटीज से ज़्यादा होती है, इसीलिए उनको क्या किया जाता है? फैमिली के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते कि एक कोई परिवार है जिसके अंदर 5 जन हैं, वो पाँचों अलग अलग है। ये 5 उंगली है, ये पांचों अलग अलग साइज की है लेकिन ये क्या होती है? एक परिवार है, एक मुट्ठी बनाती है। तो यही सेम होता है कि अलग अलग स्पीसीज जो है वो मिलके क्या बनाती है? जेनरा बनाती है और वो ही जेनरा जो है वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक फैमिली बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो वर्ड्स थे
स्पीसीज, जीनस और फैमिली ये इंट्रोड्यूस कराए थे टैक्सोनॉमी फील्ड में जॉन रे ने, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन करना बहुत आसान हो गया कि इस तरह से एनिमल्स को, प्लांट्स को सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेस पे ग्रुपिंग की जाए, जिसकी वजह से उनकी स्टडी करना आसान हो जाए। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे जॉन रे ने जो 3 वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए थे टैक्सोनॉमी फील्ड के। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, हर ऑर्गेनिज्म जो होता है उनका सबसे पहले क्या किया जाता है, कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में उनका आइडेंटिफिकेशन होता है, और थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा उस नॉमेनक्लेचर, यानी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम रखा जाता है। ठीक है, नाम ऐसा रखा जाता है जो कि यूनिक हो, वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी जाओ उसका एक सिंगल नाम है, और पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम है उस ऑर्गेनिज्म का, आप कहीं भी जाओ वो क्या होगा, एक ही नाम होगा, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे नॉमेनक्लेचर की कि भाई नाम जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नाम रखा कैसे जाए। बात तो ये है कि नाम कैसे रखा जाए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। आते गए जॉन रे ने ये वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए, उसके बाद में धीरे धीरे और नेचुरलिस्ट आते गए, बॉटनिस्ट आते गए, अपनी अपनी थ्योरीज अपने अपने हिसाब से देते गए, क्लासिफिकेशन करते गए। तो 18th सेंचुरी के अंदर एक बायोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं हम उन्हें बॉटनिस्ट बोल सकते हैं, जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने नॉमेनक्लेचर के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम को क्रिएट किया। उस सिस्टम का नाम उन्होंने दिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बॉटनिस्ट कौन थे, कैरोलस लीनियस। इन्होंने नॉमेनक्लेचर का एक यूनिफॉर्म सिस्टम दिया जिसको क्या नाम है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल को हिंदी में हम कहते हैं द्विनाम। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को जब इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया टैक्सोनॉमी फील्ड में, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि स्पीसीज़ के जो नाम रखना हुआ वो बहुत आसान हो गया। ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न था, एक तरीका था, और सबसे ईजीएस्ट तरीका था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑर्गेनिम्स का नाम रखना आसान हो गया, उनके बारे में जानना, उन्हें क्लासीफाई करना बहुत ईजी हो गया। ठीक है, जब ये प्रोसेस टैक्सोनॉमी फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाया तो उसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी आने वाले जो नेचुरलिस्ट है, बॉटनिस्ट हैं, उन सब का क्या हुआ, काम आसान हो गया। टैक्सोनॉमी फील्ड में एक तरह से कह सकते हैं इन्होंने एक नया आयाम स्थापित किया, और जो आने वाले जो नेचुरलिस्ट थे उनके लिए इनका जो ये बाइनोमियल प्रोसीजर है ये क्या एक माइलस्टोन की तरह काम किया। इसी वजह से कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे, एरिस्टोटल। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया ऑर्गेनिज्म के लिए, इस सिस्टम को क्रिएट करने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने नॉमेनक्लेचर का सिस्टम दिया, तो इन्होंने अलग अलग प्लांट्स की स्पीसीज़ पे, एनिमल्स की स्पीसीज़ पे स्टडी करी। ठीक है, मैक्सिमम इन्होंने क्या किया, प्लांट्स की स्पीसीज़ पे स्टडी करी, उन्हें क्लासीफाई किया, उन स्पीसीज़ को नाम दिया। ठीक, तो प्लांट क्लासिफिकेशन और उनकी स्पीसीज़ के नाम रखने के लिए इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, इसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी कौन थे, थियोफ्रास्टस, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। बॉटनी में इनका स्पेसिफिक या स्पेशल कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहा जाता है। ठीक है, ये है कैरोलस लीनियस, और इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को कब इस्टेब्लिश किया था, 18th सेंचुरी में। ठीक है, 1751 में।
ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, इन्होंने क्या सिस्टम दिया। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो एक यूनिफॉर्म सिस्टम है, इसके क्या रूल्स है जिसकी वजह से ये इतना पॉपुलर हुआ और इतना इजी मेथड हुआ कि ऑर्गेनिज्म का नाम रखना बहुत इजी हो गया, बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं उसके रूल्स। इस नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका नाम 2 वर्ड से मिलके बना होता है। ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि जब मैंने आपको बताया कि 2 नाम से मिलके बना है, तो वो 2 नाम होने कौन से चाहिए। तो फर्स्ट जो नेम होता है वो होता है उस ऑर्गेनिज्म का जेनरिक नेम। ठीक है, और सेकंड नेम होता है उस स्पीसीज का नाम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम होगा हमारा उसका जेनरिक नेम। जेनरिक नेम मतलब उसके जीनस का नाम। ठीक है, उस स्पीसीज का जीनस क्या है उसका नाम पहले लिखा जाता है। ठीक है, सेकंड जो होगा वो उस स्पीसीज का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट नेम उसका जीनस का या जेनरिक नेम लिखा जाएगा, सेकंड जो होता है वो उसका स्पीसीज का नाम लिखा जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आता है कि ये बात तो हो गई कि फर्स्ट नेम जो है वो जेनरिक लिखना है और सेकंड नाम जो है स्पीसीज का लिखना है। तो उसको लिखना कैसे है कि जो जेनरिक नाम लिखा जाता है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होगा और स्पीसीज का जो नाम होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। ठीक है, इस सिस्टम का हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, जो दोनों नाम है यानी बोथ नेम शुड बी अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन। जब हम हाथों से इसको नाम को लिखते हैं तो जेनरिक नाम और जो स्पीसीज के नाम है उनके नीचे क्या किया जाता है, अंडरलाइन की जाती है। ठीक है, और यदि आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हो तो आपको किस में लिखना चाहिए, उन्हें इटैलिक फॉन्ट में लिखना चाहिए। ठीक है, या तो अंडरलाइन करो नॉर्मल फॉन्ट में लिख के या फिर उसको इटैलिक फॉन्ट में लिखो। जब हम उसको हाथ से लिखते हैं अपनी नोटबुक में तो हम क्या करते हैं, उसको इटैलिक फॉन्ट में लिखना हमें मुश्किल होता है तो हम क्या करते हैं, उसको नॉर्मल फॉन्ट में लिख के उसे अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसे टाइप कर रहे हो या फिर हम इसे प्रिंट कर रहे हो तो हमारे पास ऑप्शन होता है इटैलिक फॉन्ट का, तो हम उसे इटैलिक फॉन्ट में लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इटैलिक फॉन्ट में लिख रहे हो तब आप उसको अंडरलाइन नहीं करते हैं, वो आपका इटैलिक फॉन्ट में है यानी वो अपने आप में कंप्लीट है, उसको किसी तरह से हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट होता है कि जो राइटर का नाम है वो हमेशा स्पीसीज के बाद एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, स्पीसीज के बाद में एब्रीवेटेड फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में उस राइटर का या वो जो जिसने उस स्पीसीज का नाम रखा है उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हैं उसके बेसिक रूल जिनको फॉलो करके किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसी पैटर्न में ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम है जो अभी तक चला आ रहा है। इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर किया जाता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, माइक्रोब्स का। ठीक है, अब बात आती है एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि मैंगो जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है या बॉटनिकल नेम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका।
अब आप रूल याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट नेम होगा वो कैसा होगा, जेनरिक नेम। तो ये जो मैंजीफेरा क्या है, आम का या मैंगो का क्या है, जीनस है, जेनरिक नेम है, जीनस का नाम है क्या, मैंजीफेरा। ये हो गया उसका जीनस। और सेकंड नेम जो क्या लिखते हैं हम, स्पीसीज़ का नाम लिखते हैं। तो इसकी स्पीसीज़, मैंगो की स्पीसीज़ क्या हो गई, इंडिका। इस स्पीसीज़ का नाम जो है, मैंगो का जो बॉटनिकल नेम है वो रखा था लिनियस ने, ठीक है। इसीलिए उनका नाम, मैंने आपको जो लास्ट पॉइंट बताया कि जो साइंटिस्ट है या जो राइटर है जिसने इस स्पीसीज़ का नाम रखा है, उसका नाम कैसे लिखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में या एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इनका नाम लिखा जाएगा ऐसे। ये लिखने का जो मेन मोटिव ये है कि इस स्पीसीज़ का नाम किसने दिया है, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम या उस राइटर का नाम उसके बाद लिखा जाता है, ठीक है। इन्होंने जो लीनियस है, इन्होंने एनिमल्स के, प्लांट्स के, बहुत सारी स्पीसीज़ के नाम लिखे थे, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ये कहलाता है आपका बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ये सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग हम स्पीसीज़ के नाम रखते हैं। धीरे धीरे और डेवलप होते गए, तो नेचुरलिस्ट ने और अपना एक नया पॉइंट जोड़ दिया कि ट्राइनोमियल सिस्टम होना चाहिए। कोई स्पीसीज़ है जिसकी सब स्पीसीज़ भी हो, तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे, उसके लिए एक और सिस्टम डेवलप किया गया जिसे कहते हैं हम, एक कह सकते हैं टैक्सोनॉमी फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाया एक नया सिस्टम जिसे बोलते हैं हम ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने दिया था। स्ट्रिकलैंड ने बताया कि जो आप नाम सिंपल है कि वही जेनरिक नेम लिखना है, स्पीसीज नाम लिखना है, लेकिन जब किसी स्पीसीज की सब स्पीसीज भी हो यानी उपजाति भी हो, तो आप क्या करोगे, उसके साथ उसका नाम भी आगे जोड़ दोगे। यानी फर्स्ट नेम क्या हुआ आपका, जेनरिक नेम जो सेम है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में जैसे था, फर्स्ट नेम जेनरिक नेम होगा, सेकंड नेम जो होगा वो स्पीसीज होगा, और थर्ड जो नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आपका सब स्पीसीज का। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि इंडियन लायन जो है उसका नाम होता है पैंथरा लियो, ठीक है। पैंथरा जो नाम है वो उसके जीनस का नाम है, इंडियन लायन के जीनस का नाम पैंथरा है, और लियो जो है उसकी स्पीसीज़ है, लेकिन उसकी सब स्पीसीज़ का नाम क्या है, पर्सिका। तो लियो के जस्ट आगे पर्सिका लिखा जाएगा, लिखा स्मॉल लेटर्स में ही जाएगा, सिर्फ जो आपके जीनस का नाम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसकी जो सब स्पीसीज़ है वो क्या है, पर्सिका, ठीक है। पैंथरा लियो पर्सिका, ये किसका साइंटिफिक नेम है, इंडियन लायन का। ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहलाता है, ठीक है। लेकिन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को ही या उस सिस्टम को ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसीलिए जो मोस्ट कॉमन जो सिस्टम है वो है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे दोनों नॉमेनक्लेचर की। जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता गया तो फिर नॉमेनक्लेचर के लिए स्पेशली एक डिपार्टमेंट बनाए गए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। तो एनिमल्स के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया उसे कहा जाता है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1895 में। इसका हेड ऑफिस है सिंगापुर में, और ये डिपार्टमेंट जो है वो इंश्योर करता है कि जितने भी जूलॉजिकल नेम हैं वो यूनिक हो, प्लस एक नाम जो है वो रिपीट ना हो। यदि एक ऑर्गेनिज्म का या एक एनिमल का नाम आपने रख दिया है तो वो नाम किसी और का ना रखा जाए, ये इंश्योर करने का काम करता है ICGN, ठीक है। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये इस्टेब्लिश हुआ था डिपार्टमेंट 1961 में, और इसका जो हेड ऑफिस है वो है नीदरलैंड में, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि एक ही नाम जो है वो दो प्लांट्स के ना हो, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे नॉमेनक्लेचर की। अब
नॉमेनक्लेचर का काम हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्लासिफिकेशन हमें क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है कि हमें ऑर्गेनिज्म का या उस स्पीसीज़ का इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है कि एक स्पीसीज़ का रिलेशन दूसरी स्पीसीज़ से कैसे है, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, यूनिसेलुलर का मल्टी सेलुलर से किस तरह से रिलेशन है, इसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। तो इन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने के लिए, उन्हें समझने के लिए सिस्टमेटिक ढंग से उनको किस तरह से अरेंज किया जाए, ठीक है, उनका किस तरह से स्टडी की जाए उनके रिलेशनशिप की, इसके लिए भी एक बायोलॉजी में एक ब्रांच बनाई गई, ठीक है। टैक्सोनॉमी के बाद में एक ब्रांच और बनाई गई जिसे कहते हैं हम सिस्टेमैटिक्स, ठीक है। तो ये होती है हमारी सिस्टमैटिक्स, द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो ब्रांच बनाई गई है वो कौन सी ब्रांच है, सिस्टेमैटिक्स कहलाती है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।